So now we are going to start with our next exercise, that is exercise 4.6. देखो 4.6 का जो कंसेप्ट है, मैं ये कहूंगा कि ये कंसेप्ट ऐसा नहीं है कि आपने पहले नहीं पढ़ा, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। कैसे पढ़ा हुआ मैं आपको अभी बताता हूँ। 4.6 का जो कंसेप्ट है आपका, वो मैट्रिक्स मेथड है। अब ये आपने जो पहले पढ़ा हुआ है उसी से उसका एक नेक्स्ट लेवल है। वो क्यों मैं कह रहा हूँ, देखो आपको याद होगा हमने 10th क्लास में लीनियर इक्वेशंस को चैप्टर को पढ़ा था। वहां हमने ये पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन में 3 डिफरेंट केसेस होते हैं। एक केस क्या होता है कि जो लाइंस होती है वो इंटरसेक्ट करती हैं। दूसरा केस क्या होता है कि लाइन या तो पैरेलल होती है या क्या आपकी जो लाइन होती है वो कोइंसाइड करती है। अगर आपकी लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उस केस को हम कहते हैं वो यूनिक सॉल्यूशन है, और अगर लाइन पैरेलल्स होती है तो हम कहते हैं कि वो एक नो सॉल्यूशन है, यानी कि इसमें सॉल्यूशन फाइंड करना पॉसिबल। सॉल्यूशन का मतलब एक्स और वाई वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते। और अगर लाइन कोइंसाइड करती है उस केस में जो एक्स और वाई के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन बेसिकली जो हमें डील करना होता है वो इससे करना होता है, यूनिक सॉल्यूशन। जो यूनिक सॉल्यूशन होता है यानी कि जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल होता है, वो इन दोनों केसेस में होता है। जिसमें सॉल्यूशन पॉसिबल है इसको हम कंसिस्टेंट भी कहते हैं, और जिस केस में पॉसिबल नहीं होता उसको हम नो सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो यही आप यहाँ पर सीखोगे कि मैट्रिक्स मेथड से भी हमें एक्स और वाई की वैल्यू ही फाइंड करनी होती है। बट जो आपका फर्स्ट जो आपके 1 to 6 क्वेश्चन है, जो आज का हमारा टारगेट भी हमें कंप्लीट करना है, इसमें सिर्फ 1 to 6 में आपको ये एग्जामिन करना है कि कंसिस्टेंट है या नहीं है। अब कंसिस्टेंट है या नहीं है 12th क्लास में आप कैसे इसको शो करोगे। देखो ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको 2 इक्वेशन गिवन है। आपको ऑलरेडी 2 इक्वेशन गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, x + 2y = 2, और सेकंड इक्वेशन क्या है 2x + 3y = 3। ओके, 2x + 3y = 3। तो x + 2y = 2 और 2x + 3y = 3। अब कंसिस्टेंट है या नहीं है इसको प्रूव करने के लिए, इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या है, इस इक्वेशन को आपको किस तरह से लिखना है पहले आप ये समझो। दीज इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, ये जो इक्वेशन है इसको आप 3 पार्ट्स में लिखो। एक जिसमें x और y के सिर्फ आपके कोफिशिएंट होंगे, लाइक इस x का कोफिशिएंट क्या है 1, इस y का कोफिशिएंट क्या है 2, x का कोफिशिएंट क्या है 2 और y का कोफिशिएंट क्या है 3। फर्स्ट पार्ट समझ में आया मैंने कैसे लिखा, कि जो भी एक्स और वेरिएबल इक्वेशन में है उनके ऑर्डर वाइज उनके कोफिशिएंट। दूसरा जो पार्ट है आपका, यानी कि बेसिकली ये जो इक्वेशन है इसको आप 3 मैट्रिसेस में डिवाइड करोगे। मैट्रिसेस फर्स्ट, सेकंड और इक्वल टू थर्ड। फर्स्ट मैट्रिसेस में जो एक्स और वाई वेरिएबल है उनके कोफिशिएंट को लिखोगे। सेकंड मैट्रिक्स में उन इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल है उनको स्पेसिफाई करोगे, लाइक यहाँ पर एक एक्स वेरिएबल है एक वाई, और इक्वल टू में जो थर्ड मैट्रिसेस होंगे उसको उस इक्वेशन की जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको आप एक ऑर्डर में लिखोगे। समझ में आया क्या कहा मैंने आपको। फर्स्ट मैट्रिसेस में एक्स और वाई के कोफिशिएंट लाइक 1 2 2 3। सेकंड मैट्रिसेस को कॉलम फॉर्म में लिखना है और जो भी वेरिएबल्स है उनको लिखना है कॉलम में ही, सारे एलिमेंट्स कॉलम में एक्स और वाई। और जो थर्ड मैट्रिसेस है इसको भी कॉलम में 2 और 3। इज इट क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब कंसिस्टेंट को जज करने के लिए आपको क्या करना होता है, जो कंसेप्ट होता है वो क्या होता है, देखो आपको डेटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है। आपको क्या फाइंड करना है, डेटरमिनेंट ऑफ ए। जो आपने 3 फॉर्म्स लिखी हैं, जो आपने 3 फॉर्म्स लिखी है, मैं आपको थोड़ा इसको यस जो आपने 3 फॉर्म्स लिखी है इसमें ये वाली जो मैट्रिसेस होती है जिसमें आप वेरिएबल के कोफिशिएंट लिखते हैं उसको हम कहते हैं ए। जो वेरिएबल वाली होती है इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स कैपिटल एक्स, और कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स को कहते हैं बी। ये समझ में आ गया। जो वेरिएबल के कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स होती है इसको हम कहते हैं ए मैट्रिक्स। जो वेरिएबल वाली मैट्रिक्स होती है ये कैपिटल एक्स है, हम इसको डिनोट करते हैं। और जो कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स होती है ये होती है बी मैट्रिक्स। इज इट क्लियर। अब ये जो आपकी मैट्रिक्स ए है, ये यहाँ से आप डेटरमिनेंट ए की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, ये जो ए मैट्रिक्स है इसको यहाँ से आप डेटरमिनेंट ए की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इसके बाद फिर क्या करना है आपको, फिर आपका एक फिर उसके बेसिस पर आप कैसे जज करोगे कि वो कांस्टेंट है या नहीं, कंसिस्टेंट है या नहीं। देखो अगर इस डेटरमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आती है
तो ये आपका यूनिक सॉल्यूशन वाला केस है। तो यूनिक सॉल्यूशन वाला केस आपको पता है कंसिस्टेंट होता है, यहाँ तो कोई इशू नहीं है। बट अगर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई तो फिर वो कंसिस्टेंट भी हो सकता है और नॉट कंसिस्टेंट भी हो सकता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये 0 के इक्वल आ गई तो ये कंसिस्टेंट भी हो सकता है और नॉट कंसिस्टेंट भी हो सकता है। तो अगर ये डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल आती है तो यहाँ पर आपको देखो दो केसेस देखने हैं। फिर आपको क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी कि जो आपकी ए मैट्रिक्स है आप उसका एडजॉइंट निकालोगे, राइट। और बी मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है, वो कांस्टेंट वाली जो इक्वल टू वाली है, राइट। आप इसका एडजॉइंट ऑफ ए का बी मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट निकालोगे। अगर वो प्रोडक्ट 0 के इक्वल आया, अगर वो प्रोडक्ट आपका 0 के इक्वल आया तो ये कंसिस्टेंट है, दैट इज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन रिटर्न करेगी। तो मैंने आपको कहा था दोनों केसेस में, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन वाले केसेस में आपकी जो आपका सॉल्यूशन होता है वो कंसिस्टेंट होता है, यानी कि वो उसमें कंसिस्टेंसी होती है। जहाँ पे सॉल्यूशन आता है वही कंसिस्टेंट होते हैं, जहाँ सॉल्यूशन नहीं आ सकता यानी कि नो सॉल्यूशन वाला केस वहाँ इनकंसिस्टेंट होता है। तो सिंपल सी बात ये है, अगर आपका अगर आपका डेटरमिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल आ गया तब तो, 0 के इक्वल नहीं आता है तब तो कुछ सोचना ही नहीं है आपको, ये कंसिस्टेंट है, राइट। बट अगर डेटरमिनेंट ऑफ ए आपका 0 के इक्वल आ जाता है देन यू हैव टू डिफरेंट केसेस। तो आपको क्या करना है, तब आपके पास दो डिफरेंट केसेस होंगे कि वो कंसिस्टेंट हो भी सकता है और वो इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। बट ये आप कैसे जज करोगे, इसके लिए आपको एडजॉइंट ऑफ ए, ये जो ए मैट्रिक्स है इसका एडजॉइंट निकालना होगा और इसको बी मैट्रिक्स जो कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स के इक्वल टू में उसके साथ इसका प्रोडक्ट निकालोगे। अगर ये प्रोडक्ट आपका 0 के इक्वल आ गया तो आप कहोगे ये इनकंसिस्टेंट है, और अगर ये प्रोडक्ट आपका 0 के इक्वल नहीं आया, अगर ये प्रोडक्ट 0 के इक्वल नहीं आया तो ये कंसिस्टेंट है। और ये कंसिस्टेंट कौन सा वाला है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? भैया इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस तो वो कोइंसिडेंट वाला होता है ना? वो होता है जिसमें आपकी जो लाइन होती है वो कोइंसाइड करती है, लाइन के ऊपर लाइन आती है उसको वो होता है आपका। इसमें एक्स और वाई के बहुत इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे आपकी, इसकी प्रेजेंटेशन ऐसे होती है। तो अगर आप इस पार्ट में देखो, ये आपका ए है, अगर आप इसका डेटरमिनेंट निकालोगे तो ये हो जाएगा 3 - 4, ये आपका -1 आ रहा है। तो ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा है ना, 0 के इक्वल नहीं आने का मतलब ये क्या है आपका, ये आपका कंसिस्टेंट है। और कौन सा वाले केस से कंसिस्टेंट है ये, बिकॉज इट इज अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। ये क्या आपका यूनिक सॉल्यूशन। ओके, can see that determinant of a is not equal to 0, तो equations are consistent and have unique solution। पार्ट 2 में चलते हैं। पार्ट 2 है आपका 2x - y = 5 और x + y = 4। फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिसेस है क्या, x और y के कोफिशिएंट, ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये -1 और ये 1। फिर एक्स क्या होगा, जो वेरिएबल होता है एक्स मैट्रिसेस में क्या होता है, वेरिएबल्स को कॉलम में लिखना होता है। यहाँ पे दो वेरिएबल है एक्स और वाई, ये भी क्लियर है। फिर था आपका बी, बी भी क्या था आपका, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सारे कांस्टेंट आते हैं 5 और 4। अब दूसरा काम क्या करना है आपको, ये आपका हो गया ए एक्स इक्वल टू बी, ये आपकी क्वेश्चन होती है, ये ऐसे बनता है। मुझे इस ए मैट्रिसेस का डेटरमिनेंट फाइंड करना है। आप देखो ये भी 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा तो ये क्या आपका कंसिस्टेंट है, ये क्या आपका कंसिस्टेंट। इज इट क्लियर? थर्ड पार्ट इज x + 3y = 5, 2x + 6y = 8।
These equation are, ये हो गया आपका A matrices that is 1 3 2 6. X matrices में वेरिएबल आ गए x और y, और B matrices में सारे के सारे कांस्टेंट आ गए 5 और 8. तो पहले क्या करना होता है आपको, डेटरमिनेंट ऑफ ए. अब देखो डेटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, 1 into 6 6 विद माइनस साइन, 2 into 3 माइनस. अब ये 0 आ गया. अब इसके लिए मैंने क्या बताया था, कितने केसेस हो सकते हैं, 2. भैया 2. तो आपको कैसे एड्रेस करोगे, अब मैं इस मैट्रिसेस ए का एडजॉइंट फाइंड करूंगा और इसको इस बी मैट्रिसेस के साथ उसका प्रोडक्ट निकालूंगा. अगर वो 0 के इक्वल आया तो इनकंसिस्टेंट, अगर 0 के इक्वल नहीं आया तो हम कहेंगे वो कंसिस्टेंट है एंड हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. राइट, यही हमने स्टडी किया था. अब एडजॉइंट फाइंड करने के लिए देखो, वैसे तो 2x2 का मैंने आपको बताया डायरेक्टली कर सकते हो, पर मैंने ये भी कहा था कि पेपर में एग्जाम में नहीं करके आओगे. तो आप 4 फैक्टर फाइंड करते हैं. तो जब आप 4 फैक्टर फाइंड करोगे इसके, तो ये हो गया A11 A12 A21 A22. A11 1 into 6, सॉरी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, 2x2 में तो सीधा ही होता है, ये हो गया आपका 6. देन A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, ये हो गया 2. देन A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, ये हो गया 3. देन A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, ये हो गया 1. अब ये ऑड है, ये भी ऑड है, तो ये 2 की जगह क्या हो जाएगा -2, ये 3 की जगह क्या हो जाएगा -2. ये रहे यहाँ तक. 4 फैक्टर में कैसे लिखोगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम 6 - 2, सेकंड रो को सेकंड कॉलम -3 पर. ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए. ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ गया. ये आपका बी मैट्रिसेस है 5 है. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 6 into 5 30, -3 into 8 -24. तो 30 - 24 क्या रिटर्न करेगा 6, -2 into 5 -10, 1 into 8 +8 क्या रिटर्न करेगा माइनस. क्या ये 0 के इक्वल आया, ये मैट्रिसेस नहीं आया ना, नॉट इक्वल टू 0. तो ये इनकंसिस्टेंट है. अगर 0 के इक्वल आता, जो आपका कंसेप्ट है मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ. अगर ये 0 के इक्वल आए, अगर ये 0 के इक्वल आएगा तो कंसिस्टेंट है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. और 0 के इक्वल नहीं आएगा तो नो सॉल्यूशन. समझ में आ रहा है. यानी कि जब आप सेकंड केस में चेक करोगे तो अपोजिट होना चाहिए, तब वो 0 के इक्वल आना चाहिए. ये प्रोडक्ट वाले केस में 0 के इक्वल आना चाहिए, तब कंसिस्टेंट होगा. इज इट क्लियर. ठीक है. ये 0 के इक्वल नहीं आया, प्रोडक्ट वाले केस में 0 के इक्वल आना चाहिए, नहीं आया, इसका मतलब ये इनकंसिस्टेंट है एंड हैव नो सॉल्यूशन. इज इट क्लियर. मैंने सारी टाइप्स आपको करवाती है. अब आपका होमवर्क क्या आपको पता समझ में आ भी गया होगा. बाकी के जो 3 पार्ट्स है ये आपके होमवर्क है. ठीक है. और कल आपकी असाइनमेंट क्लास होगी. कितनी असाइनमेंट होगी हमारी मैट्रिसेस की. असाइनमेंट 1, भैया सेकंड वाले का एक क्वेश्चन बचा था. सेकंड वाले का लास्ट क्वेश्चन बचा है और असाइनमेंट 3 स्टार्ट होगी कल. तो जो आपकी कल की टाइमिंग है मैं आपको मैसेज कर दूंगा. माइट बी पॉसिबल कि कल मैं या तो मॉर्निंग में 8:15 में लूंगा आपकी क्लास, या 1:30 या 1 सुनेगा ऋतिक भैया आपको. स्कूल है 9 बजे से. 9 बजे से 9 बजे करूँ क्लास. 9 बजे से स्कूल है. तो दोपहर को कर ले 1 to 2 चलेगा. ठीक है. तो कल मैं आपकी जो क्लास है 1 to 2 दूंगा. ठीक है. तो सभी स्टूडेंट को मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हूँ, प्रॉपर वे में सारी चीज़ें मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट दे रहा हूँ. मैंने आपको जो कमिटमेंट किया कि पूरी एनसीईआरटी में आपको 12th क्लास की पूरी ढंग से करवाऊंगा, कंसेप्चुअली करवाऊंगा, वो मेरी कमिटमेंट में आ रहा हूँ. बस जो मैंने आपसे कमिटमेंट मांगी थी, मैं आपको यही कहूँगा कि प्लीज़ 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 सब्सक्राइब इट एज मच एज यू कैन, शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन. सब्सक्राइब मीन अगर आप शेयर करो तो अपना आपकी चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा. और जो मेरा मेन पर्पस है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इसको पहुँचाना, इस हेल्प को वो पहुँचे. ठीक है. तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि अगर आपको चीज़ पसंद आ रही है तो आप आगे इसको सब्सक्राइब करो, नहीं आ रही है तो बात ही. ठीक है.
सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट तक ये जो मेरी हेल्प है जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो मैं आप लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट